हेलो एवरीवन। हम लोग अभी तक एंशियंट हिस्ट्री को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। अब एंशियंट हिस्ट्री के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे कि गुप्ता एम्पायर के बाद क्या हुआ। मतलब एंशियंट हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद अब हम लोग मिडीवियल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग गुप्ता एम्पायर तक चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इस गुप्ता एम्पायर के बाद क्या हुआ और कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर के बाद जो सबसे फर्स्ट डायनेस्टी आई वो आई पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी, इसी डायनेस्टी को हम लोग वर्धान डायनेस्टी या वर्धना डायनेस्टी भी कहते हैं। इस डायनेस्टी को थानेश्वर, जो आज की डेट में हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पे फाइंड किया गया। ठीक है, इसके फाउंडर के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। इसके फाउंडर जो थे, इसके फाउंडर बेसिकली पुष्यभूति ही थे, इसीलिए इस डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, और जो इसके सबसे पावरफुल रूलर हुए, सबसे पावरफुल रूलर जो इस डायनेस्टी के हुए वो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे और इन्होंने कौन से रीजन में रूल किया, तो इन्होंने हरियाणा, प्रेजेंट टाइम के हरियाणा, और जो कुरुक्षेत्र वाला रीजन है, कुरुक्षेत्र वाला जो रीजन है उसमें इन्होंने रूल किया। अब अगर हम लोग इस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर हर्षवर्धन पे आए, तो हर्षवर्धन ने बेसिकली 606 एडी से लेके 647 एडी तक रूल किया। इनकी जो कैपिटल थी, इनकी कैपिटल सिटी जो थी वो कन्नौज थी। ठीक है, इनकी कैपिटल सिटी क्या थी? इनकी कैपिटल सिटी कन्नौज थी। ठीक है, अब इनके टाइम पे कौन कौन से ट्रेवलर्स आए और इन्होंने किसको किसको हराया, इनके टाइम पे क्या असेंबलीज हुई, क्या बुक्स हुई, अब आगे हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो हर्षवर्धन ने बेसिकली शशांक और ध्रुव सेन को हराया। ध्रुव सेन को हराया। ठीक है, हर्षवर्धन ने शशांक और ध्रुव सेन को हराया और ये जो थे ये बेसिकली शैवेत को फॉलो करते थे। ठीक है, शैवेत को फॉलो करते थे। बेसिकली ये शिव भगवान के उपासक थे। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे चलें और देखें इनके टाइम पे कौन कौन से ट्रैवलर्स आए, तो इनके टाइम पे हुनसांग इंडिया आया। हुनसांग या फिर जैंग वैंग, ये अगर दोनों नाम, मतलब या तो हुनसांग या जैंग वैंग, दोनों में से कोई भी नाम आपको मिलता है तो आप उन दोनों नामों को एक ही समझिएगा क्योंकि ये एक ही आदमी के नाम है। अब अगर हम लोग असेंबली की बात करें तो बेसिकली इनके टाइम पे दो असेंबलीज हुई। कहाँ हुई? पहली असेंबली हुई इनके टाइम पे कन्नौज में और दूसरी असेंबली हुई इनके टाइम पे प्रयाग में। ठीक है, ये दो असेंबलीज इनके टाइम पे हुई। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इनके टाइम पे बुक्स कौन कौन सी लिखी हुई या फिर इनकी बायोग्राफी की बात करें सबसे पहले तो बायोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी बायोग्राफी है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र, इसको किसने लिखा? इसको किसने लिखा? इसको लिखा बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने इस बुक के अलावा कौन कौन सी बुकें लिखी? तो इस बुक के अलावा इन्होंने कादम्बरी भी बाण भट्ट ने ही लिखी। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि इन्होंने मतलब हर्षवर्धन, जो हमारे हर्षवर्धन है, किंग हर्षवर्धन है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो इन्होंने
टोटल 3 बुक्स को लिखा। और वो कौन कौन सी बुकें हैं? पहली बुक है रत्नावली, रत्नावली। दूसरी बुक है नागनंद, और तीसरी बुक है प्रियदर्शिका। ठीक है, ये 3 बुक्स को याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ इन्होंने ये किससे हारे, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि शशांक और ध्रुवसेना, इन दोनों को तो इन्होंने हराया, लेकिन ये हारे किससे? तो ये हारे पुलकेशन सेकेंड से। ठीक, और पुलकेशन सेकेंड कौन थे? पुलकेशन सेकेंड बेसिकली एक चालुक्य रूलर थे। कौन थे ये एक चालुक्य रूलर थे। इनके चालुक्य डायनेस्टी में अभी हम लोग इनके बारे में और जानेंगे। इन दोनों का जो बैटल हुआ, वो बैटल इन दोनों का कहाँ हुआ? इन दोनों का बैटल हुआ बैंक ऑफ नर्मदा पे। बैंक ऑफ नर्मदा पे इन दोनों का बैटल हुआ। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे चले और सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जाने, हम लोग अगर सबसे पहले आगे चलने के बाद चालुक्य रूलर्स के ही बारे में जाने, तो चालुक्य डायनेस्टी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी बेसिकली 3 डिविजन्स में बटी हुई थी। कहने का मतलब है भारत में चालुक्य डायनेस्टी के नाम पे ही 3 डिफरेंट रीजन्स में रूल हो रहा था। और वो 3 डिफरेंट रूलर्स या फिर 3 डिफरेंट एम्पायर्स जो इस डायनेस्टी के अंदर थे, वो कौन कौन से थे? पहली थी बादामी डायनेस्टी, इसके बारे में अभी हम लोग आगे और डीप में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ वेस्टर्न चालुक्य थे, वेस्टर्न चालुक्य थे। और उसके साथ साथ ईस्टर्न चालुक्य थे, ईस्टर्न चालुक्य थे। और ईस्टर्न चालुक्य जो थे वो बेसिकली वेंगी में रूल कर रहे थे। ईस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य या फिर वेंगी के बारे में अभी हम लोग आगे चल के इस इनके बारे में भी जानेंगे। तो चालुक्य में जो फर्स्ट रूलर हुए, चालुक्य डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर हुए, उनका नाम था जय सिम्हा। उनका नाम क्या था? उनका नाम जय सिम्हा था। ये कौन थे? ये बादामी के चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य थे ये। ठीक है, कौन थे ये बादामी के चालुक्य थे। और इनकी कैपिटल, अगर हम लोग इनकी कैपिटल सिटी की बात करें, तो इनकी कैपिटल सिटी वतापी थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग डिफरेंट रूलर्स देखें कि किसके बाद कौन कौन हुआ और किसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट चालुक्य डायनेस्टीज में हुए, तो जो पहला रूलर हम लोगों को जानने की जरूरत है वो है पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट, जिन्होंने 543 एडी में अपना शासन संभाला और 566 एडी तक रहे। कुछ रूलर्स के नाम आप लोगों को सिर्फ जान लेना जरूरी है, उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रूलर्स पूछे नहीं गए हैं अभी तक एग्जाम में। तो जो पुलकेशन वन है, इनके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन के बाद आते हैं मंगलेश, और मंगलेश के बाद आते हैं पुलकेशन, पुलकेशन सेकेंड, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जाना था कि उन्होंने नर्मदा के बैंक पे हर्षवर्धन को डिफीट किया। किसको डिफीट किया था? हर्षवर्धन को डिफीट किया, हर्षवर्धन को डिफीट किया था। कहाँ पे डिफीट किया था? नर्मदा के बैंक पे डिफीट किया था। ये चीज याद रखने की जरूरत है कि कौन से रूलर ने पुष्यभूति डायनेस्टी के पावरफुल रूलर हर्षवर्धन को डिफीट किया। तो ये चीज अब आप लोगों को पता लग गई है कि पुलकेशन सेकेंड, जो कि एक चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने नर्मदा के बैंक पे हर्षवर्धन को डिफीट किया। अब इसके बाद अगर हम लोग और आगे चलें और पुलकेशन वन के बारे में और चीज़ें जाने, तो मतलब पुलकेशन टू के बारे में सॉरी और चीज़ें जाने, तो पुलकेशन टू का रूलिंग पीरियड था
610 एडी से लेके 642 एडी तक। ठीक है, 610 एडी से लेके 642 एडी तक ये जो थे, ये बेसिकली चालुक्य डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग थे। चालुक्य डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग थे। तो आज हम लोगों ने इससे पहले भी एक चीज देखी कि पुष्यभूति डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग हर्षवर्धन, उनको किसने हराया? उनको चालुक्य डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग पुष्यभूषण सेकंड ने हराया। ठीक है, इसके साथ साथ इनके बारे में हम लोगों को कहाँ कहाँ जानकारी मिलती है? तो इनके बारे में हम लोगों को आहोल इंस्क्रिप्शन में, आहोल इंस्क्रिप्शन में जानकारी मिलती है। और आहोल इंस्क्रिप्शन बनवाया किसने? तो इसे रवि कीर्ति ने बनवाया। किसने बनवाया इसको? इसको रवि कीर्ति ने बनवाया। और एक चीज मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई थी कि हुन सांग हर्षवर्धन के कोर्ट में आए, तो हर्षवर्धन को हराने वाले पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट में भी हुन सांग ने विजिट किया था। कौन सा ट्रेवलर इनके कोर्ट में आया था? इनके कोर्ट में भी हुन सांग का दूसरा नाम क्या है, ये आप मुझको कमेंट में बताइएगा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब पुलकेशिन सेकंड ने और भी लोगों को डिफीट किया, जैसे कि इन्होंने महेंद्र वर्मन को डिफीट किया। महेंद्र वर्मन वन को डिफीट किया। ठीक है, इन्होंने महेंद्र वर्मन वन को डिफीट किया, लेकिन ये जो इनको तो इन्होंने हरा दिया, डिफीट कर दिया, लेकिन पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन वन, नरसिंह वर्मन वन ने डिफीट कर दिया था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर के तट पर हराया, ठीक, उसके साथ साथ इन्होंने महेंद्र वर्मन वन को भी डिफीट किया, लेकिन वहीं पुलकेशिन सेकंड जो थे वो नरसिंह वर्मन वन से डिफीट हो गए, नरसिंह वर्मन वन से ये हार गए। और ये नरसिंह वर्मन वन है कौन? ये बेसिकली महेंद्र वर्मन वन जो है उन्हीं के सन है। ठीक है, मतलब बाप को हराया लेकिन बेटे से हार गए। इसके साथ साथ हम लोगों को नरसिंह वर्मन वन के बारे में ये जानना है कि इन्होंने वटापी कोंडा का टाइटल लिया। अब वटापी कोंडा का क्या लिया इन्होंने? टाइटल लिया। वटापी कोंडा का मतलब अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से इसका मतलब होता है विनर ऑफ वटापी या कॉन्करर ऑफ वटापी। अब इतना ही हम लोगों को चालुक्य डायनेस्टी में जानने की जरूरत है। अब अगर चालुक्य डायनेस्टी से हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि क्या आर्किटेक्चर था उस टाइम पे, जब ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे तो उस टाइम पे क्या आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा था। तो टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली वेसरा स्टाइल टेम्पल्स बन रहे थे। टेम्पल्स कैसे बन रहे थे? वेसरा स्टाइल टेम्पल्स बन रहे थे। बेसिकली वेसरा स्टाइल टेम्पल जो है वो नागरा और द्रविड़ स्टाइल टेम्पल का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब कुछ पार्ट्स नॉर्थ इंडिया के नागरा स्टाइल से लिया गया है, वहीं कुछ पार्ट साउथ इंडिया के द्रविडियन स्टाइल से लिया गया है। और उसके बाद फिर अगर हम लोग और चीज़ें इनके आर्किटेक्चर की देखने आगे बढ़ें तो रवाना पहाड़ी केव्स, रवाना पहाड़ी केव्स जो कि आहोल कर्नाटक में है, वो भी इसी टाइम पे बने थे। अहोल कर्नाटक, अहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था ये आप मुझको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद अहोल में और भी चीजें थी, जैसे कि लड़खान टेम्पल, लड़खान टेम्पल भी अहोल कर्नाटक में ही है। उसके साथ साथ दुर्गा टेम्पल, दुर्गा टेम्पल भी अहोल कर्नाटक में ही है। उसके साथ साथ ऊंची मलीगुड़ी टेम्पल, ऊंची मलीगुड़ी टेम्पल भी अहोल कर्नाटक में ही है। बेसिकली ये सारे के सारे टेम्पल्स और सारे के सारे डेवलपमेंट्स इन लोगों ने मेनली कर्नाटक के अहोल में ही करवाए। अहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है? तो अहोल इंस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं
रवि कीर्ति, उसमें किसका विवरण दिया हुआ है, उसमें बेसिकली पुलकेशिन सेकंड के बारे में बताया गया है। तो ये जो केव्स हैं या फिर अहोल की जितनी भी चीजें हैं, ये बेसिकली अपसाइडल प्लेन में बनी हुई हैं। अपसाइडल प्लेन के बारे में जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़े तो इन्हीं के टाइम पे एक टेम्पल बना जिसको हम लोग पट्टदक्कल टेम्पल कहते हैं। पट्टदक्कल टेम्पल जो है वो भी इन्हीं चालुक्यास के टाइम पे बना, और ये बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली टोटल 10 टेम्पल हैं। 10 में से 4 और 6 के डिवीजन में बने हुए हैं। 4 टेम्पल जो हैं वो द्रविडियन स्टाइल में बने हैं, द्रविडियन स्टाइल में बने हैं। वहीं जो बाकी के 6 टेम्पल हैं ये नगारा स्टाइल में बने हुए हैं। ठीक है, ये भी कहाँ पे स्थित है, ये भी आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी कर्नाटक में स्थित है। उसके साथ साथ ये जो है ये बेसिकली चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे ही बना, और चालुक्य डायनेस्टी में विरूपक्ष एक हुए, विरूपक्ष, और उसके दूसरे हुए बांगमेश्वर, बांगमेश्वर। ठीक है, इन दो जगहों पे ये चीजें बनी है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े और नेक्स्ट डिविजन्स देखें कि आगे क्या चल रहा था, जो तीसरा डिवीजन हम लोगों को जानने की जरूरत है वो पल्लवास के बारे में जानने की जरूरत है। वो पल्लवास के बारे में जानने की जरूरत है। इनके फाउंडर कौन थे, इनके फाउंडर बेसिकली सिम्हा थे, सिम्ह विष्णु थे। इनके फाउंडर कौन थे, इनके फाउंडर सिम्ह विष्णु थे। ठीक है, अगर इनके ग्रेट रूलर्स की बात करें तो इनके ग्रेट रूलर्स हुए महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन वन, महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन वन के बारे में भी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने देखा कि महेंद्र वर्मन वन को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि इन्हीं के बेटे नरसिम्ह वर्मन वन ने किसको हराया था, नरसिम्ह वर्मन वन ने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया था। मतलब इनके जो पिताजी थे महेंद्र वर्मन वन, वो पुलकेशिन सेकंड से हारे, लेकिन नरसिम्ह वर्मन वन ने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया। और इनका रूलिंग पीरियड अगर हम लोग देखें तो 630 एडी से 638 एडी तक था। ठीक है, और इनके कोर्ट में भी हुन सांग ने क्या किया था, हुन सांग ने विजिट किया था। तो अगर हम लोग हुन सांग के बारे में देखें तो हुन सांग ने पहले हर्षवर्धन के कोर्ट में विजिट किया, और हर्षवर्धन को जिन्होंने हराया पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा के तट पे, वहां तो फिर ये पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट में भी इन्होंने विजिट किया। उसके बाद फिर जब नरसिंह वर्मन वन ने पुलकेशिन सेकंड को हराया तो हुन सांग ने नरसिंह वर्मन वन के कोर्ट में भी विजिट किया। अब पल्लवास की अगर हम लोग कैपिटल के बारे में जानने की कोशिश करें तो कैपिटल जो थी इनकी वो थी कांचीपुरम। इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी कैपिटल बेसिकली कांचीपुरम थी। और इनके टाइम पे एक टेम्पल बना जो कि आज भी बहुत ज्यादा मान्यता वाला टेम्पल है, जो कि है शोर टेम्पल। और शोर टेम्पल कहाँ पे है, शोर टेम्पल बेसिकली महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम में शोर टेम्पल। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग चौथे चीज की तरफ बढ़े, जो चौथी चीज हम लोगों को जानने की जरूरत है, तो वो आती है राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास। ठीक है, अब राष्ट्रकूटास के बारे में हम लोगों को ये पता लगता है कि इनका रूलिंग पीरियड 753 एडी से लेके 982 एडी तक था। 753 एडी से लेके 982 एडी तक था। इसके फाउंडर की अगर हम लोग बात करें तो इसके फाउंडर थे दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे। इसके बाद
इनके आगे आए कृष्णवन। कृष्णवन जो थे, इनके बारे में हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि इन्होंने कैलाशा टेम्पल बनवाया। कैलाशा टेम्पल कहाँ है? बेसिकली ये इलोरा में है, ठीक है। और ये एकमात्र मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक टेम्पल होने का मतलब है कि ये सिंगल स्टोन टेम्पल है, मतलब सिर्फ एक ही स्टोन को काट के इस चीज को बनाया गया है। इनके बाद आते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष वन। अगर हम लोग अमोघ वर्ष वन की बात करें तो ये 814 एडी से लेके 817 एडी तक शासन करते हैं या रूल करते हैं। इन्होंने इनकी कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो इनकी कैपिटल मानखेता थी। मानखेता इनकी क्या थी? इनकी कैपिटल थी, ठीक है। और इन्होंने अपने आप को जैनिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। आप लोग मुझको ये बताइएगा कि कौन से मौर्यन डायनेस्टी के रूलर ने अपने आप को जैनिज्म में कन्वर्ट किया था, और कन्वर्जन के बाद उन्होंने सल्ले खान कहाँ की थी, ठीक है। तो वर्ष के बारे में हम लोगों ने जाना कि 814 एडी से 878 एडी तक इन्होंने रूल किया। उसके साथ साथ इन्होंने अपनी कैपिटल मानखेता को बनाई। इन्होंने जैनिज्म में अपने आप को कन्वर्ट भी कर लिया। इसके साथ साथ एक रूलर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो वो रूलर थे कृष्ण थर्ड। कृष्ण, ठीक है, कृष्ण थर्ड भी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। इसके साथ साथ हम लोगों को जानने की जरूरत है कि जो अजंता और इलोरा केव है, अजंता एंड इलोरा केव्स, अजंता और इलोरा केव्स कहाँ पे हैं? तो अजंता और इलोरा केव्स बेसिकली महाराष्ट्र में है। कहाँ पे हैं ये? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा केव्स हैं। अजंता और एलोरा केव्स को बनवाने की स्टार्टिंग किसने की थी? तो ये सतवाहना सतवाहना डायनेस्टी ने की थी। इसको स्टार्ट सतवाहना डायनेस्टी ने किया था। उसके बाद राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के कुछ रूलरों ने भी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के कुछ रूलर्स ने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अपने केव्स को बनवाया। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए तो ये एक बैकग्राउंड है मिडीवियल हिस्ट्री का, क्योंकि मिडीवियल हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये चीज़ें जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं नाम के हम लोग कुछ और भी डायनेस्टीज और रूल्स आगे भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि इस वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने ये जान लिया कि गुप्ता डायनेस्टी के बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हुई। तो अगर हम लोग डायनेस्टीज़ की बात करें कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ या कौन कौन से डिविजन्स हुए, तो पहली डायनेस्टी पुष्यभूति डायनेस्टी हुई, जिसको हम लोगों ने वर्धमान डायनेस्टी भी बोला। और पुष्यभूति डायनेस्टी बेसिकली इसके फाउंडर पुष्यभूति थे, ठीक है। कौन है पुष्यभूति? पुष्यभूति बेसिकली इस डायनेस्टी के कौन है? फाउंडर है, ठीक है। पुष्यभूति इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। उसके साथ साथ थानेश्वर हरियाणा में ये लोग रूल कर रहे थे। इनके जो सबसे पावरफुल किंग थे वो हर्षवर्धन थे, ठीक है। रीजन कौन सा? रूलिंग रीजन देखिए हरियाणा मैंने पहले भी बताया। उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र आपको याद रखना है। हर्षवर्धन की अगर हम लोग बात करें तो हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल को कन्नौज में शिफ्ट किया। इन्होंने बेसिकली 606 एडी से लेकर 647 एडी तक राज किया। उसके साथ साथ इन्होंने शशांक और द्रुपसेन को भी हराया। शशांक और द्रुपसेन को हराने के बाद ये नर्मदा रिवर के तट पर पुलकेशन सेकंड से हार गए। पुलकेशन सेकंड कौन है? पुलकेशन सेकंड बेसिकली चालुक्य रूलर हैं। चालुक्य रूलर, चालुक्याज में भी 3 डिवीजन हुए, बादामी चालुक्याज, वेस्टर्न चालुक्याज, ईस्टर्न चालुक्याज। ईस्टर्न चालुक्याज बेसिकली वेंगी में रूल कर रहे थे। अब अगर हम लोग पुलिकेशन फर्स्ट की बात करें तो पुलिकेशन फर्स्ट 543 एडी से 566 एडी तक राज करते हैं, ठीक है। वहीं चालुक्य डायनेस्टी के पहले रूलर को अगर हम लोग देखें तो चालुक्य डायनेस्टी के पहले रूलर हुए जयसिम्हा, जो कि एक बादामी चालुक्य थे। और इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? इनकी कैपिटल बेसिकली वतापी में थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ के सबसे पावरफुल रूलर की बात करें तो पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन सेकंड इस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। इनके बारे में हम लोगों को अहोल इंस्क्रिप्शन से पता लगता है।
और इन्होंने महेंद्र वर्मन वन को भी हराया था। महेंद्र वर्मन वन कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? वो पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। महेंद्र वर्मन के बेटे जो हुए नरसिंह वर्मन वन, उन्होंने पुलकेशन सेकंड को हराया। ठीक है। और आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है कि हुन सांग जो थे वो हर्षवर्धन, पुलकेशन सेकंड और नरसिंह वर्मन वन, इन तीनों के कोर्ट में आए। मतलब हर्षवर्धन को हराने वाले पुलकेशन सेकंड, पुलकेशन सेकंड को हराने वाले नरसिंह वर्मन वन, इन तीनों के कोर्ट में कौन विजिट करता है? हुन सांग विजिट करता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इस टाइम के आर्किटेक्चर को भी देखा, आर्किटेक्चर में क्या क्या चेंजेस हुए। फिर अगर हम लोग पल्लवा डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर सिम्हा विष्णु थे। इसमें ग्रेट रूलर्स बेसिकली दो हुए, महेंद्र वर्मन वन और नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है। नरसिंह वर्मन वन ने क्या किया ये मैंने आप लोगों को बताया। एक बार आप लोग उस चीज को पूरी तरीके से कि किसने किसको हराया और कहाँ पे हराया, ये चीज आप लोग मुझको कमेंट में बताएंगे। और उसके साथ साथ ये भी मुझको कमेंट में बताएंगे कि जो हुन सांग थे उन्होंने कौन कौन से 3 रूलर्स के कोर्ट में विजिट किया। अब शोर टेम्पल महाबलीपुरम में भी पल्लवाज में ही बनवाया। इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल बेसिकली कांचीपुरम थी। शोर टेम्पल इन्होंने महाबलीपुरम में बनवाया। ठीक है। फिर अगर हम लोग राष्ट्रकूटा की बात करें तो राष्ट्रकूटा के जो फाउंडर थे वो दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग के बाद आए कृष्ण वन। कृष्ण वन में आप लोगों को एक चीज जानने की जरूरत है कि इन्होंने कैलाशा टेम्पल बनवाया, जो कि कहाँ बनवाया? इलोरा में बनवाया। और ये एकमात्र मोनोलिथिक टेम्पल है। ठीक है। इसके बाद कृष्ण वन के बाद आए अमोघ वर्ष वन। अमोघ वर्ष वन ने कैपिटल को मानखेता बनाया और मानखेता बनाने के साथ साथ इन्होंने अपने आप को जैनिज्म में कन्वर्ट भी किया। फिर हम लोगों ने थोड़ी चीजें अजंता एंड एलोरा केव्स के बारे में देखी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा केव्स को सतवाहना ने स्टार्ट करवाया, सतवाहनाज ने बनवाना चालू करवाया। उसके साथ साथ राष्ट्रकूटाज ने भी इस केव के लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, जैसे कि कृष्ण वन ने कैलाश टेम्पल भी लोरा केव्स ने ही बनवाया है। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने मिडिवियल हिस्ट्री का जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हम लोगों को जानने की जरूरत थी, जो कि हम लोगों को एंशियंट हिस्ट्री से कनेक्ट करता है, वो चीज हम लोगों ने देख ली है। अब जो आने वाली वीडियोस होंगी, आने वाली वीडियोस में हम लोग अपनी मिडिवियल हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।